सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले भोपाल से बड़ी जानकारी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का नर्मदापुरम दौरा होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होंगे सीएम शिवराज। गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी नर्मदापुरम में, जहां पर शिरकत करेंगे वो। उज्जैन भी जाएंगे सीएम शिवराज। अपने गृह गांव जैत में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं। वो नर्मदा जयंती को लेकर भी खासा उत्साह, साथ ही साथ नर्मदापुरम दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का। गौरव दिवस कार्यक्रम आज नर्मदापुरम में अपने गृह ग्राम जैत में, जिस तरह से हर साल ही वो गौरव दिवस भी मनाते हैं, उसी प्रकार की तस्वीरें आज भी नजर आने वाली हैं। नर्मदापुरम का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि नर्मदा जयंती महोत्सव में भी वो शामिल होने वाले हैं। गौरव दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। गृह ग्राम जैत में भी मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। तो बीते साल भी जब जैत पहुंचे थे मुख्यमंत्री, कई सारी सौगातें भी दी थी और एक बार फिर से उन दिनों को याद किया था जब वो गांव में रहा करते थे। बेहद ही खास आयोजन था बीते साल का। सहयोगी शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां आज नर्मदा जयंती को लेकर भी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर भी? जी अवंतिका, आज नर्मदापुरम का गौरव दिवस है, क्योंकि मां नर्मदा की जयंती आज है। बीते साल सीएम शिवराज सिंह चौहान जब यहां पहुंचे थे तो होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुर करने की घोषणा सीएम ने की थी, और तब से आज तक और आने वाले समय में इस शहर को, इस जगह को नर्मदापुरम के नाम से ही जाना जाएगा। मां नर्मदा यहाँ की लोक देवी है और ऐसी मान्यता और आस्था है कि जो कुछ भी तटीय क्षेत्रों को मिलता है वो मां नर्मदा की कृपा से ही मिलता है। यदि पौराणिक महत्व की बात की जाए तो भी मां नर्मदा का विशिष्ट स्थान है। आज चूंकि नर्मदा जयंती है, 2 दिवसीय नर्मदा जयंती उत्सव होता है। कल मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आज शाम को जो कार्यक्रम होने वाला है तो उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 5:10 पे तकरीबन उनके यहाँ पहुंचने का जो कार्यक्रम है, और 8 बजे तक सीएम यहाँ रहकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना मां नर्मदा से करेंगे। अवंतिका, इस समय हम सेठानी घाट पर मौजूद है। आप देखेंगे पूरा जो घाट है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। चूंकि पहला गौरव दिवस है नर्मदापुरम का, इसलिए विशेष तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं। साथ ही जो लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, वो भी अल सुबह से ही मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि मां नर्मदा उनका और समस्त प्रदेश का कल्याण करे। अवंतिका, निश्चित तौर पर नर्मदा जयंती की जब शैलेंद्र बात की जाती है और नर्मदापुरम में जब सीएम शिवराज होते हैं तो कई सारी सौगातों का दिन भी वो नर्मदापुरम के लिए हो जाता है। आज ऐसी कोई जानकारी साथ ही साथ चाहेंगे कि तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचाएं, किस तरह की तैयारियां नर्मदा जयंती को लेकर वहां? जी निश्चित तौर पर अवंतिका, चूंकि जैत जो है इस घाट से ठीक सामने की ओर जो ऊपर गांव है वो जैत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो गृह ग्राम है और इस कारण से उनका नर्मदापुरम से खासा जुड़ाव रहा है। सीएम अपनी स्पीच में कई बार कह चुके हैं कि वो स्वयं कई बार यहाँ पहुंचते थे। बाजार से लेकर के तमाम जो चीजें हैं वो यहीं हुआ करती थी और इसीलिए ये सीएम का क्षेत्र ही माना जाता है एक प्रकार से। और जब भी सीएम आते हैं तो सौगातों की झड़ी लगाते हैं। जैसा बीते साल इस शहर का, जिले का नाम नर्मदापुरम किया था। आज प्रशासन से जो हमारी चर्चा हुई है उसके मुताबिक यहाँ पर जो कई भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम है वो होगा। इसके अलावा 4 लेन रोड पर जो ब्रिज बनने वाला है उसका भी सीएम यहाँ पर घोषणा करेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो मांगे की जाएंगी विधायकों द्वारा, सांसद द्वारा या नगर पालिका द्वारा, उसकी भी सीएम शहर से यहाँ से जल मंच से घोषणा करते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो आप देखेंगे सेठानी घाट पर जो पूरा इस समय माहौल है वो नर्मदामय है। मान्यता है कि मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के स्थान पर यदि उनके मात्र दर्शन कर लिए जाएं तो ही वो पुण्य मिलता है जो गंगा स्नान से मिलता है। बिल्कुल, इंतजार रहेगा शैलेंद्र जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे। फिलहाल शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जबलपुर की बात करेंगे, जहां नर्मदा जन्मोत्सव का भव्य आगाज हुआ है। नर्मदा तट ग्वारी घाट में हजारों भक्तों का तांता लगा रहा। भव्य आतिशबाजी से नर्मदा के घाट रौनक होते नजर आए। मां नर्मदा तट उमा घाट में भी भव्य महाआरती का आयोजन, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। तस्वीरें उसी आयोजन की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का उत्साह नर्मदा जयंती को लेकर यहां पर था। जबलपुर की तस्वीरें हैं।
घाट पर भी इसी तरह का खास आयोजन होता है और अलग अलग घाटों पर इसी तरह से मां नर्मदा की महाआरती का भी आयोजन किया गया। और अब खंडवा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को कुचल दिया है। छोटी बोरे गांव के पास यह हादसा हुआ है। वाहनों को टक्कर मारने के बाद गाड़ी घर में जा घुसी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां डैमेज हुई हैं। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं खंडवा से यह खबर कि बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को कुचला है। सहयोगी हरेंद्र नाथ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर अभी तक? दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बोरगांव इलाका है, यहाँ पर एक विवाह समारोह चल रहा था और गांव का ही जो ट्रक चालक कुणाल है, वह शराब की नशे में जब अपने गांव घुस रहा था देर रात्रि को, तब वह शराब इस कदर पिए हुए था कि उससे ट्रक नियंत्रित नहीं हो पाया और अनियंत्रित तरीके से ट्रक अपने गांव में लेकर के जब घुसा वो, तब आधा दर्जन से भी ज्यादा वाहनों को कुचलता रहा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई आदमी या कोई व्यक्ति इसमें घायल नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, सिर्फ मोटरसाइकिल और स्कूटी क्षतिग्रस्त हुआ है। लोगों ने तत्काल उसे पकड़ा और जो पद्मनगर पुलिस उसके हवाले किया है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका हरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। ग्वालियर में एक बार फिर से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल में सर्दी रिटर्न हो चुकी है। ग्वालियर चंबल के शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री के भी नीचे दर्ज किया गया। शुक्रवार रात मुरैना में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया का तापमान भी 10 डिग्री के नीचे ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तर भारत में कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इन क्षेत्रों में भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें 9 घंटे देरी से चल रही हैं। दिल्ली पंजाब से आने वाली 12 ट्रेनें जो कि लेट हैं, 9 घंटे तक लेट हुई हैं। नगरीपुरी उत्कल एक्सप्रेस 8 घंटे 45 मिनट देरी से गुजरी। बरौनी एक्सप्रेस भी 4 घंटे की देरी से ग्वालियर पहुंची। यानी कि तमाम ट्रेनें जिनका जो टाइमिंग है डिफर कर रहा है, क्योंकि भारी कोहरा और इसी वजह से ट्रेनों के परिचालन में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और अब रतलाम से बड़ी खबर है। दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली है। अब शब्द कहने पर विवाद बढ़ता चला गया। महिला के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया है। युवकों पर आरोप लगा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी यहां पर इकट्ठे हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती देखने को मिली और फिलहाल अब ये जानकारी की स्थिति नियंत्रण में है। तो तस्वीरें देखिए इस विवाद की, किस तरह से अपशब्द कहने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन के पहुंचते ही मामला शांत हो पाया। को देखते हुए और इसके बाद जैसे ही बाकी के बाहर भी कुछ 8-10 लोग दोनों ही तरफ से इकट्ठे हो गए तो इनमें कहासुनी या की मारपीट जिस भी तरह की घटना हुई है वो सभी चीज़ों को हमने संज्ञान में लिया है। इस प्रकरण की पूरी गंभीरता को देखते हुए हम लोग तत्काल मौके पर भी पहुंचे थे। फोर्स भी काफ़ी स्तर पर लगा हुआ है और रात में ही कार्रवाई करते हुए इसमें सभी आरोपियों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने गिरफ्तारी की। और इधर जबलपुर और बालाघाट में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जबलपुर में महावीर ट्रेडर्स के 3 ठिकानों पर रेड पड़ी है। सिगरेट गुटखा का होलसेल व्यापारी है महावीर ट्रेडर्स, उसके ऊपर जीएसटी की रेड। आपको बता दें कि बालाघाट में आयरन स्टील व्यापारी पर भी छापामार कार्रवाई। 24 से ज्यादा जीएसटी अधिकारी कार्रवाई में शामिल हैं। जबलपुर और बालाघाट में 5 घंटों से जीएसटी की कार्रवाई लगातार चल रही है। खरीदी बिक्री के दस्तावेज और बैंक खातों की जांच टीम की तरफ से की जा रही है। और प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा रोक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पेश हुए। कोर्ट सरकार के जवाब से नाराजगी जाहिर करता नजर आया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में छात्रों की संख्या के साथ कॉलेजवार जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए शासन को एफिडेविट के साथ अगली सुनवाई में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामला ये रहा कि जो नर्सिंग कॉलेज का फर्जी भाड़ा हो रहा है, जो फर्जी स्टूडेंटों को परीक्षा में बैठाला जा रहा है, ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिनको संबद्धता नहीं दी गई, छात्रों के रजिस्ट्रेशन नहीं, एनरोलमेंट नहीं है और ऐसे 8,600 करीब स्टूडेंट हैं, उनको केवल परीक्षा में बैठाने के उद्देश्य से उनके लिए कार्रवाई की जा रही है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का कहना ये है कि आप ये बताइए कि ये स्टूडेंट किस वर्ष के हैं, क्या इनकी पोजीशन है, वो सारा क्लैरिफिकेशन मांगना है। सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी निकल के आई है माननीय उच्च न्यायालय से कि इससे तो पहले ही अच्छा चल रहा था, ये आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय खुलने के बाद बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो गया। मेरा भी कहना ये है कि इसमें टोटली अधिकारी और नेताओं के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनको फर्जी तरीके से जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं, केवल पैसे खाने के उद्देश्य से इसमें करोड़ों। और इधर बुरहानपुर एसडीएम दीपक सिंह चौहान पर सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी न देने का राज्य सूचना आयोग ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को निर्देशित किया है कि 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में डिप्टी कलेक्टर विशा वाधवानी को दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए। दरअसल डिप्टी कलेक्टर विशा वाधवानी ने सितंबर 2021 में अपने से जुड़े एक मामले के प्रकरण की जानकारी, सूचना और अधिकार कानून के तहत ये सूचना मांगी गई थी। प्रकरण के दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद एसडीएम दीपक सिंह चौहान ने विशा वाधवानी का आवेदन दबाए रखा। और अब खबर श्योपुर से, जहां वनांचल इलाके में डोब नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा अचानक से धंस गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान पुल पर कोई वाहन नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन मुख्य हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों को नहर कैनाल के निर्माणाधीन मार्ग से श्योपुर से मुरैना आना जाना पड़ रहा है। कई इलाके के लोगों को तो लंबा घुमाव लगाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचना पड़ रहा है और जिला प्रशासन के अधिकारी एनएच के अधिकारियों से बात कर पुल की मरम्मत या फिर दूसरा पुल बनवाए जाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इधर हरदा में एक युवती ने एक मनचले पर मैसेज कर परेशान और धमकियां देने का आरोप लगाया। युवती ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक एक मनचला युवक युवती को मैसेज कर उसकी बहन को परेशान और भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उस मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। और छतरपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। प्राकृतिक आपदा की मार जिले की बिजावर और बड़ा मलहरा तहसील के दर्जनों गांव के किसानों पर पड़ी है। ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में लगी सरसों, गेहूं, चना और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर ने फसल का सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मैदानी अमला यहां पर लगातार पहुंच रहा है। पार्टी मुझे टिकट देगी, रावगढ़ से तो लड़ूंगा। कोई जबरदन सिंह जी कोई तोप थोड़ी है। और आज और सीधी जिले के गांव में महापुरुषों की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया है। मामले में सीधी पुलिस ने 2 के खिलाफ केस दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण के दौरान हुई इस घटना से सीधी जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस दोनों आरोपी की तलाश कर रही है। साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की जा रही है। कल जैसा कि गणतंत्र दिवस था, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर थाना दबोड़ी के पड़खुड़ी नंबर 2 जो गांव है, उस गांव में जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उसी समय जो अवांछित तत्व है उनके द्वारा जो है कुछ प्रतिमा जो है उसको खंडित कर दिया गया है, जिसको लेकर के जो है पुलिस के द्वारा अपराध इसमें पंजीबद्ध कर लिया गया है। जहाँ तक है कि इसमें प्राइमा फेसी जो जानकारी है कि इसमें जो बच्चा है वो एक नाबालिग है, स्कूल गोइंग है और साथ ही साथ जो दूसरा व्यक्ति है वो बालिग है। और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं और संकलन करने के पश्चात जिस प्रकार के तथ्य आएंगे जांच आपको दिखाएंगे एक रोचक तस्वीर जो कि सीधी से सामने आई है। दरअसल यहाँ एक निजी गार्डन में सांप घुस गया था, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोग काले नाग को देखकर हक्का बक्का रह गए और उसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन अमले ने काले नाग का रेस्क्यू किया और उस दौरान रेस्क्यू दल को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं काले सांप को एक पेटी में बंद किया जा सका और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां बोट क्लब पर डोंगी रेस आयोजित की गई। 20 से ज्यादा लोग डोंगी रेस में शामिल हुए। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने डोंगी रेस करवाई थी। हर साल भोपाल में 27 जनवरी को अब ये रेस
होगी। केरल की तर्ज पर बड़े तालाब में डोंकी रेस का आयोजन किया गया था। पहले विजेता को 11,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया। जी जानेंगे, पहले भी होती थी और अब होएगी तो और जानेंगे। खिलाड़ी बढ़ेंगे, अब जो रेस हुई है इससे खिलाड़ी बढ़ेंगे आगे की और छोटे छोटे तैयार होंगे। लोग जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कैसे होती है। कर जी इसके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे चीज़ इसमें बैलेंस है। बैलेंस अपन बनाते हैं तो उससे पलटती नहीं है ना। थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है तो पलट जाती है, डूब जाती है। तो उसके लिए स्विंग भी जरूरी है, स्विंग आना चाहिए। और आज जैसे लहरें बहुत उठ रही थी, उसका कितना इफेक्ट पड़ा? लहर भी आती है नाव के अंदर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है ताकि लहर अंदर नहीं आए आगे से। तो टाइम मैनेजमेंट करना और अपने दिमाग को हाँ, बोल देते हैं एक दूसरे से आगे पीछे होने का। और इधर नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर नरेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में 11,000 दीपों से मां नर्मदा की महाआरती की गई। यहाँ पर नरेला की पद यात्रा कर नर्मदा परिक्रमा पार कर शोका गार्डन में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। 3 दिनों से नरेला के सभी 17 वार्डों में हर घर में जल इकट्ठा किया गया था। मंत्री सारंग ने कहा कि मां नर्मदा की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि भोपाल के हर घर में मां नर्मदा का वास है। नर्मदा जयंती पर नर्मदा मैया के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए नर्मदा मैया की सामूहिक आरती का कार्यक्रम करते हैं। हमने नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोका गार्डन में बनवाया। आज भी लगभग 11,000 दीपक से ज़्यादा दीपकों से हमने नर्मदा मैया की सामूहिक आरती की, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और उनसे यही प्रार्थना की कि नर्मदा मैया हम सबको इतनी शक्ति और समृद्धि दे। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। खजुराहो में G20 की तैयारियां